हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम मौलिक अधिकार और अन्य टॉपिक करने वाले हैं। इसके पहले 2 वीडियो हो चुके हैं जिसमें 9 टॉपिक्स हो चुके हैं। ये हमारा 10वां टॉपिक है पॉलिटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मौलिक अधिकार है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। नोट: मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। इसका प्रयोग इंग्लैंड में होता था। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के अनुप्रयोग में राज्य शब्द का उपयोग व्यापक अवधारणा में किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित अनुच्छेद 12 करता है। राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल हैं: पहला, भारत सरकार; दूसरा, भारत की संसद; तीसरा, प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल; और चौथा, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकार। अनुच्छेद 13, इसके अनुसार राज्य को ऐसे किसी भी कानून की अनुमति नहीं है जो भारत के संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता हो। अनुच्छेद 13 के तहत कानून शब्द में संविधान के अनुच्छेद 368 के माध्यम से संसद द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जब लागू हो जाए उसके दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत एवं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाए। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 व 19(1)(f) को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। नोट: 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मौलिक अधिकार तो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। और अगला संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो पहला है समता या समानता का अधिकार। इसमें पहला अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। यह ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। कुछ अपवाद है जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि
राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। नोट: भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद F, संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार जो है उनमें पहला है अनुच्छेद 19A यानी बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा है अनुच्छेद 19B, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा है अनुच्छेद 19C, संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है अनुच्छेद 19D, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। अगला है अनुच्छेद 19E, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और आखिर में है अनुच्छेद 19G, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। नोट: प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही है। यहाँ पर मैं डिटेल में कोई टॉपिक नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट बुक है, इसे केवल पढ़ना है, रिवीजन करना है। विस्तार हम NCERT में या किसी और बुक में, रेफरेंस बुक में ही करेंगे। यहाँ पर हम किसी भी टॉपिक का विश्लेषण नहीं कर सकते, तो आप लोग केवल इसे फैक्ट बुक के रूप में ही समझें। यहाँ पर हम कोई भी विश्लेषण करने वाले नहीं हैं। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। नोट: अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। अनुच्छेद 21 का राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। 86वां संविधान संशोधन 2002। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर, जिसमें आने जाने के समय को छोड़ दिया जाए, तो 24 घंटे के अंदर उसे दंड अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। तीसरा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। निवारक निरोध क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 व 6 में तत्व संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब पहला,
सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। दूसरा, इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यवेदन करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियाँ। पहला, निवारक निरोध अधिनियम 1950। भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 ईस्वी को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसंबर 1971 ईस्वी को समाप्त हुआ। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 यानी मीसा। 44वें संविधान संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 ईस्वी में यह समाप्त हो गया। तीसरा है विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। चौथा है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। पांचवा है आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, इसे टाडा भी कहते हैं। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। अगला है पोटो यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001। इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रह सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा हो गया। 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। नोट, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 इसमें अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। अगला अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म
और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। नोट: वर्तमान में 6 समुदायों मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अनुच्छेद 30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अगला अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32: इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश यानी रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, दूसरा है परमादेश यानी मैंडमस, तीसरा है प्रतिषेध लेख प्रोहिबिशन, चौथा है उत्प्रेषण यानी सर्टियोररी और पांचवा है अधिकार परीक्षालेख को वारंटो। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आपके पास शरीर है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दूसरा है परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया या जारी किया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध लेख। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अगला है उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। पांचवा है अधिकार परीक्षालेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। दंड से संबंधित संवैधानिक शब्दावली। क्षमा, पर्डन, क्षमा पूर्णतः माफ कर देना इसका अर्थ होता है। इसका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं। अगला शब्द है लघुकरण, कम्यूटेशन। सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदलना, यह लघुकरण है। अगला है परिहार, रेमिशन। सजा की अवधि की बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना, ये परिहार है। अगला है विराम, रेस्पाइट। विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण। अगला है प्रविलंबन, रिप्रीव। किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना, ये प्रविलंबन के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार में संशोधन। पहला, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। 1967 ईस्वी के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। दूसरा केस, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात
संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तीसरा, 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। चौथा केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि संशोधन किया जा सकता है, किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। अगला केस है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। अगला है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 ईस्वी। इसके निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। जो यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन में प्रावधान था कि किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर 1980 के केस में इसे भी समाप्त कर दिया गया। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, केवल नागरिकों को, जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, वो है अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 19 विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार, नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार केवल शत्रु देश को छोड़कर, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। 14, 20, 21 का। यहाँ अगला टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। ऐसा कहा जाता है कि नीति निर्देशक अगर सरकार पूरा ना करे तो सरकार ही बदल जाती है। नोट: B.R. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। लुसेंट एक ऐसा बुक है कि यहाँ से सभी एग्जाम्स में अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे गए हैं। आप उन क्वेश्चन को भी देख सकते हैं और लुसेंट में आप उन क्वेश्चन जहाँ से पूछे गए हैं उस टॉपिक को भी देख सकते हैं। नोट: भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्बृष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को जारी किया जाता था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। पहला, अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39
इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख है। अनुच्छेद 39 का पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 39 खा समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। इस खंड के अधीन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए राज्य उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। अनुच्छेद 39 गा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्रण न हो, यानी धन का समान वितरण हो। अनुच्छेद 39 घा पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अनुच्छेद 39 अंगा कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। अनुच्छेद 39 चा बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों व अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। खंड चा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। नोट 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल हैं। पहला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। दूसरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तीसरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। चौथा, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। और पांचवा, अन्नपूर्णा योजना। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। उपरोक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे 350 का अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 351 हिंदू को प्रोत्साहन देना। नोट राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन केटी शाह का है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। नीति निर्देशक सिद्धांत और एक तरफ मौलिक अधिकार। पहला अंतर, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है जबकि मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। दूसरा, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है जबकि मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। तीसरा अंतर, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता जबकि इसे यानी मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। चौथा अंतर, यह समाज की भलाई के लिए है जबकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए है। पांचवा अंतर, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है जबकि मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। छठा अंतर, सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है जबकि मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है। सातवां, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है जबकि अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। ये हमारा अगला टॉपिक होगा, लेकिन वीडियो लंबी हो जा रही है, इसके लिए यहीं पर इसे रोक देते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
इसी तरीके से अन्य वीडियो भी आप लोगों तक आते रहेंगे। यहाँ पर केवल मैंने लूसेंट को रेट कराया है। यहाँ पर मैं अलग से इस पर डिटेल चर्चा करूँगा, इसके पूरे टाइप्स को, जिसमें जो हमने वर्णन किया है, इसमें और भी केस हैं और भी वाद हैं, उसको भी पूरा करना है, लेकिन इस लूसेंट फैक्ट में नहीं, किसी अन्य टॉपिक पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।